आज भी पैसे के लिए काम नहीं करता मैं हमेशा इसलिए अंडररेटेड हूँ कि मैं काम को काम मानते नहीं, मैं इबादत मानता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसी कोई वो चीज़ है नहीं कि कोई परीक्षा दे के आप प्लेबैक सिंगर बन जाओ या कुछ कोई फंडा नहीं है सक्सेस होने का। यही है कि आप कांटेक्ट बनाते रहिए। कोई किसी को आप पे फिर ऐसी कोई एक दिन ऐसा होता है कि किसी की नज़र पड़ जाती है आप पर। अच्छा, अभी रीमिक्स और रिक्रिएशन का ट्रेंड चल पड़ा है इंडस्ट्री में पिछले, खास बात करूँ तो पिछले 15-20 सालों में। इसके बारे में क्या राय है? रिमिक्स का क्या है कि रिमिक्स एक तरीके से साउंड अच्छा होता है। नई मेलोडी कभी कभी इतनी ज़्यादा लोगों को लुभाती नहीं है। पुराने गाने की मेलोडी उठाई, उस पर कुछ किया तो लोगों को किक मिलती है, अच्छा लगता है। पर माइनस पॉइंट इसका ये है कि आप जब वो गाना हिट हो जाता है रिमिक्स वाला तो ओरिजिनल को आप भूल जाते हैं। तो ये गलती कहाँ पे हो गई? क्रेडिट्स देने वालों को। तो आप भले रिमिक्स करो, कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल सिंगर्स के क्रेडिट ऊपर होने चाहिए। क्रेडिट ड्यू रिस्पेक्ट। ऊपर होने चाहिए क्रेडिट, ताकि वो ज़िंदगी भर आने वाली जनरेशन को ये पता रहे कि ओरिजिनल सिंगर यही है। मुझे लगता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक अपने आप में इतना रिच है, इतना ज़्यादा अथाह सागर है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक से बढ़िया कोई संगीत है ही नहीं। मतलब अपने आप को बेस्ट बताने के लिए कि हम वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते हैं, हम वैसा। मैंने कहा एक अंग्रेज़ जब तबला बजाता है तो कैसा लगता है, वैसे ही हम अंग्रेज़ी गाना गाते हुए लगते हैं। तो हमें अपने संगीत को ही आगे प्रमोट करना चाहिए। और अपनी इंडिया में जो रागें हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं राग नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लगता है कि आपको पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ और काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो आप वो बिल्कुल मत करना। चाहे कम में गुजारा कर लें, मुश्किल से गुजारा कर लें, लेकिन एक ही चीज़ पे अनुशासित रहें कि मुझे यही करना है। एक जो टैप के नीचे आपने कभी देखा होगा तो उसमें नीचे खड्डा हो जाता है, वो जो हैंडपम्प का जो ड्रॉप है ना वो पड़ते रहता है उस पर पानी का। वो पानी की बूंद से अगर खड्डा हो सकता है तो आपकी मेहनत से क्यों नहीं हो सकता? साहिद जी, कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत बढ़िया। तो साहिद जी, संगीत में आपकी रुचि कैसे जागी? कोई ऐसा विशेष शख्स जिसने आपको प्रेरित किया, कोई ऐसी घटना? घटना बहुत खूबसूरत ये घटना है, क्योंकि पिताजी मेरे सिंगर हैं। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने आसपास तबले हारमोनियम में देखे बड़े होते होते, तो धीरे धीरे पता चला कि मुझे एक दिन म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। तो पिताजी से ही वो संगीत आया। एक फैमिली बैकग्राउंड आपका म्यूजिक से और इससे आर्टिस्टिक। जी, मेरे पिताजी पापा जो हैं वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। बहुत बढ़िया। तो वो बॉम्बे भी आए, स्ट्रगल भी किया उन्होंने काफ़ी। रफ़ी साहब को उस्ताद मानते हैं। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी संघर्ष के बाद फिर वो एक शादी अटेंड करने के लिए वापस पंजाब गए। तो वहाँ एक एक्सीडेंट की वजह से वो 10-12 साल वहीं रुक गए। तो उनका ड्रीम मुझे पूरा करना था। मैंने उसी दौरान उनके बाद काफ़ी करीब रहा, उनको रियाज़ करते हुए सुनता था और उनको दूर से सुनता रहा, क्योंकि ऐसा कभी बैठ के सीखा नहीं उनसे कभी मैं, लेकिन वो परिवेश मुझे मिला उनके साथ बैठ के। उनका एनर्जी, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा। एग्जैक्टली। तो आज इस मुकाम तक हो। तो वो जो सुनते थे वही मैं सुनता था। बचपन में रेडियो पे गाने आते थे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, भोर सुहानी, ऑल इंडिया रेडियो पे। तो वो उसमें तलत महमूद साहब, के.एल. सहगल साहब, शमशाद बेगम, नूर जहाँ, लता जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार। तो वो बचपन में उनको इतना ज़्यादा सुना है कि एकलव्य बन गए उनके। हाँ, मतलब वही गुरु थे पापा और ऑल इंडिया रेडियो। बहुत बढ़िया। किस उम्र में स्टार्ट कर दिया था आपने गाना? मुझे लगता है 7-8 साल की उम्र से मुझे थोड़ा बहुत गुनगुनाना आ गया था। और फिर स्कूल में हमारे वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी में मैंने एक बार नाम लिखवाया था। वहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड में था मैं तब। तो सरपंच साहब वहाँ पे चीफ गेस्ट। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी और 26 जनवरी का दिन था, वो सर्दियों के दिन थे। मैंने कंबल ओढ़ के मैं गा रहा था और मुंह को एकदम ऐसा ऊपर करके, शर्म आ रही थी मुझे आई कांटेक्ट करने में, कहीं सुर नहीं भूल जाऊं मैं। तो मैंने गाना गाया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो पहला गाना था जो मैंने पब्लिक के सामने गाया था, पहली पब्लिक स्टेज परफॉर्मेंस।
गा के आया, मैं बैठ गया, तो मुझे सरपंच साहब ने वापस बुलाया स्टेज पे और मुझे 5 रुपए दिए, और बाकी स्टूडेंट को एक एक लड्डू मिले थे, मुझे 2 लड्डू मिले थे, और जो भी कॉपीज़ थी मुझे हर चीज़ 2-2 मिली मुझे। तो मैं इतना खुश था। मेरे घर से स्कूल का रास्ता था कुछ 7 मिनट का, और मैं 1.5 मिनट में घर पहुंच गया। इतना तेज़ भाग के गया घर पे, मम्मी को बोला पंख लग गए मैं आपके। को ये लो, इतने पैसे मिले मुझे। और फिर उसके बाद मुझे फिर शौक चढ़ गया, मैंने कहा यार अच्छा गाने से पैसे मिलते हैं। एक मोटिवेशन मिला, इंकरेजमेंट मिला, पैसे का नहीं, वो एक Exactly. आपके अंदर से ही था, अंदर से ही जो था। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, ये तो पैसे के आपको लिए तो मैं कॉन्फिडेंस आया। आज भी पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं हमेशा इसलिए अंडररेटेड हूँ कि मैं काम को काम मानता नहीं, मैं इबादत मानता बहुत हूँ। बढ़िया। म्यूजिक नहीं, हर अच्छे आर्टिस्ट मनी को अपने काम का बाई प्रोडक्ट समझता है, वो काम बेस्ट करता है, पैसा तो फिर अपने आप आ जाता है। एग्जैक्टली। तो आपका इंडस्ट्री में कैसी शुरुआत रही, पहला ब्रेक किसने दिया, क्या स्ट्रगल रहा मुंबई में? बहुत ही घना स्ट्रगल था और बहुत ही मुश्किल टाइम था, बिकॉज हमारे पास किसी के नंबर नहीं थे, फ़ोन नंबर्स नहीं थे। किस सन में आए थे आप मुंबई? 15 साल पहले। 15 साल पहले। तो वो डायरेक्टरी होती थी, फिल्म डायरेक्टरी, उसको हम लोग रेफर करते किसी थे। पे जाके फ़ोन करते थे, तो बड़ा डांटते थे लोग कि ये नंबर कहाँ से है आपके पास, क्यों फ़ोन कर रहे हो, किससे मिलना है। तो हमने कभी बॉस से कभी बात करी नहीं, सब नौकरों से बात करके ही हमें डांट मिल जाती थी, काफ़ी हो जाता था। जो टेंडर होते थे वही ट्रका देते थे। तो वही जो फ़ोन उठाता था, जो भी नौकर होते थे वो भी बॉस बन जाते थे। कहाँ से बोल रहे हो, किसने नंबर दिया, क्या है क्या नहीं है। फिर भी हमने अपना पूरा वो कोशिश पूरी करी कि कहीं छूट नहीं जाए कोई इंसान हमसे बात किए बिना, या फिर हम सबको कांटेक्ट करें। फिर धीरे धीरे स्टूडियो जाने लग गए, स्टूडियो के बाहर बैठे रहते थे, सुबह से शाम हो जाती थी, सिर्फ चाय पीते 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 पीते। आजकल मैं चाय इसलिए नहीं पीता क्योंकि स्ट्रगल टाइम में बहुत चाय पी ली 25 कप दिन में पी लेते थे। खाना कोई पूछता नहीं था स्टूडियो में, चाय के लिए कोई मना नहीं करता था। तो 20 कप चाय जा रही है तो हम बेशर्मी से उठा लेते थे। तो वही हमारा पूरा एनर्जी ड्रिंक था दिन भर का। फिर कभी कभार कोई कंपोजर सुन भी लेता था, बोला बैठा हुआ यार कब से सुनो, तो ठीक है टच में रहिए, आपको बुलाएंगे। कल भी फ़ोन आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 6 साल बाद भी आ सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई वो चीज़ है नहीं कि कोई परीक्षा दे के आप प्लेबैक सिंगर बन जाओ, या फिर कुछ कोई फंडा नहीं है सक्सेस होने का। यही है कि आप कांटेक्ट बनाते रहिए। कोई किसी को आप पे फिर ऐसी कोई एक दिन ऐसा होता है कि किसी की नज़र पड़ जाती है आप पर, करे यार एक काम करो, वो गाना ज़रा ट्राई करो। तो वो दिन आया, वो प्रीतम दा ने मुझे बोला शायद ज़रा एक गाना ट्राई करो, वो ज़रा अंदर चल रहा है। हालांकि मैं उनसे 1 साल से मिल रहा था, तो मैंने वो गाना ट्राई किया। उन्होंने मेरी आवाज़ कभी सुनी नहीं थी इससे पहले। हाँ, तारीफ़ सुनी होगी मेरे दोस्तों से, जैसे कुमार मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ़ कर रखी थी कि शायद बहुत अच्छा गाता है, ये है वो। तो कुमार उन दिनों उनके साथ काम कर रहे थे। तो 1 साल बाद प्रीतम दा ने बोला, मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने वो गाना गाया। फिर मैं अंदर हलचल मच गई, मैंने कहा यार गाना तो बहुत अच्छा गा दिया मैंने, ये कब आएगा। मैं डेली प्रीतम दा के ऑफिस में फ़ोन करता था, तो वो भी बेचारे सब परेशान हो गए, यार ये डेली फ़ोन करके पूछता गाना कब आएगा, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। तो मैं सुनाता हूँ आपको, ये स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ कि एक दिन मैं सो रहा था और मुझे मेरे एक दोस्त हैं भरत गोयल, उन्होंने मुझे, प्रीतम दा के पास ही वो काम करते थे उस वक्त, उन्होंने मुझे फ़ोन किया सुबह, शायद पाजी आपका गाना आ गया। 8 बजे का टाइम था। मैंने कहा गाना यार किसी और की आवाज़ में होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बोला नहीं भाई देखो आप एक चैनल पे लगाया मैंने, वहाँ पे एक्सक्लूसिव आ रहा था गाना, तो गाने का नाम लिखा हुआ था। जब तक मैंने लगाया तब तक वो गाना ख़त्म हो चुका था। फिर दूसरा गाना आ गया, फिर आगे लिखा था नेक्स्ट इज़ रब्बा। ये गाना तो मैंने गाया है, सुनते पहले घर वालों को बाद में बताऊंगा, पहले मैं सुन लेता हूँ कि इसमें आवाज़ किसकी है ऑलरेडी। तो वो म्यूज़िक शुरू हुआ, रू 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 रू, मैं हाँ ठीक है। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों में वो
लाखों गल्ला कर गया ओए और अब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए और अब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए। बहुत बढ़िया। तो इस गाने के बाद में फिर क्या चेंजेस आया? आप बहुत सारा काम मिला, ये गाना तो बहुत मतलब चर्चा में 2011 रहा का था, बड़ा लोगों को पसंद आया था। जी। तो मैंने मम्मी पापा का आवाज़ लगाई, मैंने कहा मम्मी आ जाओ गाना आ गया, अपना गाना आ गया। तो वो भी आके गाना सुन रहे खड़े खड़े दोनों, और सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने उनको चेयर दी, मैंने कहा बैठ के रोइए आप लोग, खुशी के ये आंसू। सब आपकी मेहनत है, आपका ही आशीर्वाद है। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यार कितनी तकलीफ देखी है तुमने, कितना भटके हो तुम। मैंने कहा ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तुम आराम है ज़िंदगी में थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक लर्निंग थी, वो तो एक एजुकेशन थी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टफ कंडीशन में वो स्ट्रगल था उस वक्त। सुबह खा लिया तो रात को क्या खाना, कुछ नहीं, पता अच्छा नहीं। आर्टिस्ट संघर्ष के बिना बन ही नहीं सकता। वो भी है, संघर्ष रहता ही है, वो भी है। संघर्ष एंड ट्रेनिंग रहती है। किसी ने बस स्टॉप पे खड़े खड़े बोला कि अच्छा तुम गाते हो, ये लो 100 रुपये लो, ये गुड लक है, मैं नेक्स्ट फिल्म में तुमसे गवा रहा हूँ। तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता था, रात भर नींद नहीं आती थी। फिर उस बाद में उसके उसके बाद वो आदमी मिला ही नहीं मुझे कभी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जिसमें हर गाने के पीछे कहानी। लोगों ने दिलासे दिए और खुद गायब हो गए। फिर जब जो होना होता है तब तब वो होता है। सिलसिला शुरू हुआ, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे हमारे एक माधव भैया हैं, वो सीरियल्स में गाने बनाते थे, तो जितने भी सीरियल्स आते थे उस वक्त उसमें मैं बैकिंग वोकल्स करता था। दा कोई सैड सीन हो गया, हे ला, कोई रोमांटिक सीन हो गया, तुम तारा ना ना तुम ना ना, वैसे भी सब किए हैं हमने, सब ड्रामेटिक चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत भजन गा लिया बीच में, या शिरडी साईं बाबा के कुछ सीरियल्स में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं उस समय आलाप स्टार था, आलाप सीरियल में जितने भी आलाप होते थे, तो बोला शायद कि बोला जल्दी जल्दी वो। तो ऐसे करते करते मैं एक फिल्म के आलाप में पहुंच गया। एक्चुअली जर्नी वहाँ से शुरू होती है। तो एक फिल्म बन रही थी किसान, सोहेल खान प्रोडक्शंस की। ओके। इसमें अरबाज, सोहेल, दिया मिर्ज़ा थे, जैकी श्रॉफ थे। तो मेरे एक दोस्त वहाँ पे बीजीएम कर रहे थे, उन्होंने बोला शाहिद से आलाप करवाओ ये। तो मुझे संजय चौधरी जी आए, जो सलील चौधरी साहब पुराने लेजेंडरी कंपोजर थे, उनके बेटे हैं। तो उन्होंने बोला कि शाहिद भाई बहुत जल्दी में बोला शाहिद ये 1.5 मिनट का सीन है, थोड़ा सा रब्बा ऐसा कुछ कर दो यार, बहुत दुखी सीन है, ऐसा करके वो बाहर चले गए। मैंने सीन देखा, मैंने कहा 1.5 मिनट का सीन है, इसमें फिल्म है ये, इसमें अगर 4 लाइन भी आ जाएगी तो मेरी तो फिल्म में गाना आ गया, लालच अंदर आ गया। मैंने सलील को बोला, दोस्त को, मैंने कहा भाई मैं इसमें कुछ लाइन डाल दूँ। बोले यार सर से पूछना पड़ेगा। बोले सर इसमें 4 लाइनें आ सकती हैं। बोले यार कौन लिखेगा यार, कहाँ से राइटर बुलाएं, तुम गा दो यार, 10 मिनट भी डायरेक्टर को सुनाना, प्रेजेंट करना। अगर सर मुझे आप 10 ही मिनट दो, मैं लिख के खुद बात जो करना करो, 10 ही मिनट तुम्हारे पास। मैंने सीन समझा, जैकी श्रॉफ अपने छोटे बच्चों को बस स्टॉप पे लेके जाते हैं, उसमें एक बच्चे को वो शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और एकदम फार्मर फैमिली से हैं, और पंजाबी बैकग्राउंड फिल्म का। सेपरेशन का इमोशनल सीन है। हाँ। तो बाप का अपने बेटे के प्रति क्या लगा वो अटैचमेंट और उसको पैथोस दूर टाइप भेज एक। रहे हैं। हाँ। तो मैंने खुद ही लाइनें लिख दी कि मेरी जिंद दा लाडला हो चले आए दूर, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, मेरी ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੂਰ, जा पुत्रा तेरा रब राखा मैं ते हाँ मजबूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कंपोज भी कर दिया उसको। मेरी जिंद दा लाडला हो ਚੱਲਿਆ ਏ ਦੂਰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਨੂਰ, जा पुत्रा तेरा रब रखा मैं ते हाँ मजबूर, मेरी जिंद दा लाडला हो ਚੱਲਿਆ ਏ दूर, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, मेरी ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਨੂਰ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहिब उन्होंने भाई। आया, सुना वो, अरे तुम किधर थे इतने दिन तक, कहाँ थे? मैं कहते मैं घूम रहा था आपके स्टूडियो के बाहर। यही था अंधेरी में। सच गुड सिंगर साल आप जिससे कहाँ हो। फिर उसके बाद में उनसे जुड़ गया, फिर यमला पगला दीवाना में उन्होंने मुझसे फिर से बैकग्राउंड में गुरबानी गवाई।
तो वो गुरबानी का चंक उन्होंने पहली बार सीडी में डाल दिया नाम के साथ। वो मेरी पहली सीडी पे मेरा पहला नाम ऑफिशियल जबला रिकॉग्निशन। पगला दीवाना फर्स्ट वर्जन, फर्स्ट मूवी। फिर वहाँ से नोटिस होना शुरू हुआ। प्रीतम दा ने फिर थैंक यू फिल्म में मुझे कुछ गवाया। उसके बाद में फिर इंडस्ट्री की एक खूबी भी है, एक बार टैलेंट का पता चल जाए फिर लोग छोड़ते भी नहीं है उसको, निखारते भी हैं, आगे लेके भी जाते हैं। ये खूबसूरती भी है इस इंडस्ट्री की। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा बड़ा बन जाता तो उसको खींच भी लेते पीछे किसको नहीं चले आओ। तो ये है खूबसूरती के साथ दोनों चीज़ें हैं, बैलेंस है। अच्छा, आपका आपका एक उड़ता पंजाब में एक कुड़ी जी बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। जी। उसके पीछे क्या कहानी है? ये शायद ओरिजिनली आपका ही ये गाना है और इसकी कुछ रिक्रिएशन या शायद मिक्स भी ये कंफर्म वर्जन? मेरा ही है गाना, ओरिजिनली संग बाय मी इन द मूवी। बाकी दलजीत पाजी ने भी बहुत अच्छा गाया, उनका एक वर्जन है उसमें। और लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपने गाया कि दलजीत ने गाया, तो मैंने कहा भाई हम दोनों ने गाया है। फिल्म में मैंने गाया है और एक रिप्राइज वर्जन है वो उन्होंने गाया है, और आलिया भट्ट जी ने भी गाया है। लेकिन आई एम हैप्पी दैट कि मेरा वर्जन फिल्म के अंदर है, और आई ट्राइड माय बेस्ट कि ये तो अप्रिसिएशन है, अगर आपका कोई रिप्राइज वर्जन गा रहा है ये अप्रिसिएशन है। ऑफ कोर्स आपकी कला को है ना अलग ऑडियंस। हर सिंगर की अपनी एक खूबसूरती होती है, उसकी एक आवाज़ की एक बात होती है। तो मैं भी लोगों के गाए हुए गाने गा देता हूँ कई बार रिप्राइज में। तो ठीक है, आप एक दूसरे में चलते रहता है ऐसा। कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंगिंग स्टाइल जो आपको प्यारा हो, कोई ऐसी शैली? मैं देखिए, मैं रफ़ी साहब का शागिर्द हूँ, मतलब कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन उनके बेटे का नाम शाहिद है, तो पापा ने मेरा नाम भी शाहिद रख दिया, क्योंकि रफ़ी साहब ने कहा था कि यार मेरे बेटे का नाम, वो अपने बेटे का नाम तुम रख लेना। पापा ने पूछा था कि मुंडा हो कि ना रखिए। और दूसरा उनका एक हारमोनियम है बचपन से हमारे पास, रफ़ी साहब का। तो उनसे बेहतर स्टाइल मुझे लगता नहीं किसी का गाने का, क्योंकि रफ़ी साहब गाते नहीं थे, रफ़ी साहब गाने को निभाते थे। बाकी भी सब बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। कोई रफ़ी साहब का ऐसा गाना जो आपका बहुत ही फेवरेट है, सारे गाने आप फेवरेट अकेले हैं, गुनगुनाते हो, कोई फेवरेट होगा? सारे दो गुनगुना लाइनें, लेता हूँ मैं तो दो उनके लाइनें। गाने। कंफ्यूज हो जाते हैं रफ़ी साहब के नाम पे हम कि उनका कौन सा गाना, और वो साखी है उनको गाना, तो सुनना बड़ी बात है। फिर भी दो लाइनें, जैसे कि हम बेखुद में तुमको पुकारे, चले गए हम बेखुद में तुमको पुकारे, चले गए हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंबा हो जाएगा गाना गाते गाते। अच्छा, अभी रिमिक्स और रिक्रिएशन का ट्रेंड चल पड़ा है इंडस्ट्री में, पिछले खास बात करूँ तो पिछले 15-20 सालों में। इसके बारे में क्या राय है? ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए अच्छा है? इसमें कुछ कॉपीराइट इशू भी आते हैं, लोग जैसे एक कुड़ी है, लोग क्लेम भी करते हैं, या एक इल्यूजन भी आ जाता है। ऑडियंस को तो नहीं पता होता ना कि किसने ओरिजिनल कौन है क्या है, वो तो उस धुन में खो जाती है ना, जो पहुंच गया। तो इस पे क्या राय है आपकी? रिमिक्स का क्या है कि रिमिक्स एक तरीके से साउंड अच्छा होता है, अब अपडेटेड साउंड आते रहते हैं हर दूसरे दिन, तो लोग गिमिक करते हैं उसके साथ, मिक्स मैच करके अच्छा लगता है। क्योंकि नई मेलोडी कभी कभी इतनी ज़्यादा लोगों को लुभाती नहीं है, पुराने गाने की मेलोडी उठाई उस पर कुछ किया तो लोगों को एक किक मिलती है, अच्छा लगता है। पर माइनस पॉइंट इसका ये है कि आप जब वो गाना हिट हो जाता है रिमिक्स वाला, तो ओरिजिनल को आप भूल जाते हैं। आप कहीं, मान लो, मैंने एक और भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर मान लो मैं गुलाबी आंखें गा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जब मैं एक गाना सुना रहा हूँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो किसी ने कहा कि अच्छा उस सिंगर का, तो वो मैंने कहा ये तो ओरिजिनल सिंगर का नाम नहीं ले रहे हैं, तो किसी और सिंगर का नाम ले रहे हैं। तो ये गलती कहाँ पे हो गई? क्रेडिट्स देने वालों की। तो आप भले ही रिमिक्स करो, कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल सिंगर्स के क्रेडिट ऊपर होने ड्यू चाहिए। क्रेडिट, ड्यू हाँ, रिस्पेक्ट। ऊपर होने चाहिए क्रेडिट, ताकि वो ज़िंदगी भर आने वाली जनरेशन को ये पता रहे कि ओरिजिनल सिंगर यही है। हाँ, जो रिमिक्स में गा रहे हैं उनके क्रेडिट एंड में होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन एंड में होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कुछ गाने तो ऐसे रिमिक्स हुए हैं जो उस समय हिट नहीं थे, रिमिक्स के बाद हिट हो गए। वो एक फ़ायदा भी हो सकता है, मान लो कोई गाना
हिट और फ्लॉप इस वजह से नहीं कि वो अच्छा या बुरा था, इस वजह से कि वो एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाया। अगर आज 20 साल पहले जाएंगे तो इतना सोशल मीडिया ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, तो एक अलग रीच हाँ, वो भी होती अच्छी थी। बात है। अभी सोशल मीडिया है, एआई है और बहुत सारे म्यूजिकल प्लेटफॉर्म आ गए, तो एक रीच हो जाती है जैसे, राइट। है ना, तो वो एक फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन सुनील जी, मेरे हिसाब से ना एकदम वो गाने रिमिक्स करो जिन पे परत जम गई है, जिसको लोगों ने सुना नहीं है, जो एकदम कल्ट सॉन्ग है उनको छेड़े नहीं। दूसरा कुछ ऐसे नए गानों का भी रिक्रिएशन हुआ है, उनके सिंगर्स मौजूद हैं अभी भी, पर वो सुन रहे हैं अपने गाने को दूसरे सिंगर की आवाज़ में, तो बहुत बुरी बात है ये। उनको लगता है अरे यार, ये तो मेरा बच्चा था, ये कहीं और खेल रहा है, तो कितना वो है ना, इट्स लाइक हार्ट ब्रेक। या तो उन सिंगर्स के गाने उठाओ जो मौजूद नहीं है इस दुनिया में, उनको एक ट्रिब्यूट भी हो जाए। ट्रिब्यूट हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। अब जीते जी मर जाता है इंसान, बोला मेरा गाना ये किसी और इस की तरह आवाज़ का रहा, बेसुरा कर दिया। हाँ। बेसुरा सुर में कुछ भी हो, बट आर्ट दूसरा आर्ट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सम टाइम क्या होता है, हम दोनों के बीच में मेरे को 9 दिख रहा है, वो आपको 6 दिखेगा, हम दोनों सही है ना। लेकिन जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसको लगता है कि यार जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आहत होता है उस बात से। सही बात है। अच्छा, कोई आपके पास नया गाना आता है कि भैया साहिद जी इस पे गाना है ना, तो उसका क्या आपका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, या कोई भी, या आपको ये रहता है कि नहीं भैया हम तो गाना है, या एक स्पेशल प्रेफरेंस रहती है कि नहीं ये गाना है ये नहीं गाना है, ऐसा कुछ रहता है? देखिए, मैं एज एन प्लेबैक सिंगर कोशिश करता हूँ कि हर जॉनर को मैं गाऊँ। जैसे एक एक्टर को कोई भी रोल दिया जाए तो वो अपना 100% उसमें दे। कंपोजर ये नहीं कहे कि यार तुमसे ये हुआ नहीं। नहीं, बहुत सारे एक्टर रिजेक्ट कर देते हैं, ये फिल्म अच्छा नहीं है, रोल अच्छा नहीं है, थीम अच्छा नहीं है, ऑप्शन है, बहुत सारे इशू होते हैं ऐसा। मैं प्लेबैक खाली, सिंगिंग में ऐसे इशू आते हैं? हाँ मतलब जिनके शब्द वल्गर है मैं वो नहीं गाता। बहुत बढ़िया। बाकी मैं सारे गाने गाता हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता। चाहे छोटा प्रोडक्शन हो, चाहे बड़ा प्रोडक्शन हो, चाहे किसी को रिलीज़ भी नहीं करना, बोले सुनने के लिए भी रखना है, मैं गा दूँगा गाना। बोले भाई यार मेरे दोस्त की बेटी की शादी है तो उसके लिए एक पर्सनल गाना बना, रिलीज़ नहीं करेंगे, शादी में यूज़ करेंगे, वो भी गा देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। बिकॉज ये आवाज़ अपनी नहीं है, ये खुदा की दी हुई आवाज़ है। जब तक ये आवाज़ चल रही है आप इसको यूज़ करो। माध्यम है हम तो। बिल्कुल। तो चूज़ी हम कौन होते चूज़ी बनने वाले और मना करने वाले किसी को? ठीक है, वो गाने में आपको कुछ आपत्ति है तो उस जैसे मत गाइए। और आप जाते जाते एक बल्क ऑफ सॉन्ग देके जाओ ना दुनिया को। लीगेसी छोड़ के जाते हो, विरासत छोड़ के Exactly. जाती हो, जो हमेशा आपको याद आवाज़ रखती ही है। रह जाएगी जिंदा, आवाज़ बाकी रह जाएगी। आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, नश्वर जो है भी शरीर, तो ये हैं। सब। अच्छा, स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो इसमें कुछ प्रिपरेशन का एक स्पेसिफिक प्रोसेस रहता है कि किस तरह प्रिपेयर करते हो अपने आप को, कि स्टेज पे कल परफॉर्मेंस है तो क्या स्पेसिफिक बिल्कुल, प्रिपरेशन सारी रहता है आपका? प्रिपरेशन सुनील जी डिफरेंट है। स्टूडियो वाली अलग है, स्टेज वाली टोटल उल्टी है। मतलब आप स्टूडियो में आप स्लीपर्स में जाओ, टी शर्ट्स में जाओ, आप कोई देख नहीं रहा वहाँ, तो आपको गाना है अपनी हाँ धुन में खो बॉक्सर के। पहन के चले जाओ, गाना गा दिया आपने, आराम से चिल जोन में एसी में बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, रेस्ट ले लिया। पर वो जो 2 घंटे की पार पैक जो परफॉर्मेंस है वो फुल रिहर्सल होनी चाहिए, एक एक चीज़ सिंक होनी चाहिए। उसके बाद आप स्टेज पे हो 2 घंटे, वेदर कैसा भी है आपको परफॉर्म करना है। हम लोग अलग अलग ट्रैवल करते हैं जगहों पे, कहीं पे बहुत ठंड है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे वेदर के चेंजेस जो होते हैं उसके हिसाब से हमें ढालना पड़ता है अपने आप को। अगर ठंड में जा रहे हो तो गला पकड़ सकता है, ठंडी चीज़ें। गला तो कभी ख़राब ही नहीं हुआ, बहुत। गला ख़राब ही नहीं होने दिया, क्योंकि बचपन से ही हम गले को खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और गाने के लिए इस्तेमाल किया नहीं गले को, क्योंकि हम गाते दिल से हैं। इसका क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है? अगर मैं बोलूं कि आपकी, क्योंकि ये एक टीम वर्क भी होता है, जी। तो उस टीम को आप चूज करते हो, कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, कैसे उनको अलाइन करते हो, या एक बार जो टीम बन गई उसी टीम को लेके आगे बढ़ते रहते हो? अभी तो हम लोग कीप चेंजिंग होता रहता है, मतलब आज कोई म्यूजिशियन कहीं बिजी है तो दूसरा आ जाता है, फिर हम लोग को रिहर्सल करनी पड़ती है। क्रिएटिव कन्फ्लिक्ट नहीं आते? हाँ, तो बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं एक ऐसा बनाऊँ जिसमें हम सब एक साथ ही रहें, कोई भी उसमें से अलग नहीं जाए कहीं पे। अच्छा, कोई ऐसा इंटरनेशनल सिंगर जिसके साथ आप गाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं? मुझे तो ज़्यादा नाम नहीं पता इंटरनेशनल के। मुझे लगता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक अपने आप में इतना रिच है
इतना ज़्यादा अथाह सागर है। हिंदुस्तानी सिंगर से म्यूज़िक से बढ़िया कोई संगीत है ही नहीं। ठीक है, विदेशी सिंगर आते हैं यहाँ पे गाते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं। ना उनका हमें समझ में आता, ना हम लोग मतलब अपने आप को बेस्ट बताने के लिए कि हम वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते हैं, हम वैसा कॉर्ड प्रोग्रेशन ये है वो है। मैंने कहा एक अंग्रेज़ जब तबला बजाता है तो कैसा लगता है, वैसे ही हम अंग्रेज़ी गाना गाते हुए लगते हैं। तो हमें अपने संगीत को ही आगे प्रमोट करना चाहिए। और अपनी इंडिया में जो रागें हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं राग नहीं है, वैसी राग हैं, रागनियाँ, वैसी ठुमरियाँ, बंदिशें, जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंडिया में हुआ है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से आई लव माई इंडिया, इंडियन म्यूज़िक, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा आपका काफ़ी लंबा कैरियर रहा है एज ए प्लेबैक सिंगर, ऐसी कोई स्पेसिफिक किसी फैन ने आपको ऐसी प्रतिक्रिया दी हो, रिएक्शन दिया हो, कमेंट दिया हो जो आपको अभी भी आपको याद है? वो तो हर रिकॉर्डिंग में मिलते हैं मुझे सुनील जी। कुछ स्पेसिफिक ये ऐसा, जैसे आपने स्पेसिफिक सरपंच साहब वाली बात बताई, वो बात आपको अभी भी याद है? कौन सी वो वाली? जो कि सरपंच साहब ने ये हाँ दिया, तो बिल्कुल वो वैसी है। एप्रिसिएशन अभी भी याद है? तो उस तरह का कुछ किसी आर्टिस्ट ने ही बोल दिया, किसी कलाकार ने बोल दिया, साथी तो ने? ये मौसम फिल्म के दौरान ही हुआ। उसमें एक गाना था, एक तू ही, तो वो मैंने गाया था। तो गाने के 6 महीने बाद मुझे बॉबी का फ़ोन आया, प्रीतम दा के यहाँ से, कि शायद वो आपने गाना गाया था एक तू ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसमें कोरस करना है। कोरस मैंने तो फाइनल गाया था वो, कि नहीं वो कोई और गा रहे हैं, आप कोरस के लिए आ जाओ कल। मैंने कुमार को फ़ोन लगाया, मैं कहा पाजी यार ये कोरस में बुला रहे हैं मुझे। बोले क्या? यार प्रीतम दा हैं, अभी इतने सीनियर कंपोज़र हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए, आप जाओ गा दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे में 10:30 कृष्णा स्टूडियो है यहाँ पे, वहाँ पे इसकी डबिंग हो रही थी। तो मेरे साथ और भी 2 नामी सिंगर जो आज के, वो भी मेरे साथ बैकिंग वोकल्स कर कोरस रहे पे? थे। तो मैं थोड़ा हौसला हुआ, मैंने कहा चलो मैं कोरस में हूँ तो अच्छे सिंगर्स के साथ कोरस कर रहा हूँ। तब मैं कोरस स्टार्ट किया 10:30। वो एक पार्ट था, जब जब चाह तूने रज के रुलाया, जब जब चाह तूने खुल के हंसाया, जब जब चाह तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू, एक तू ही तू। तो ये रिपीट होता था 3-4 बार। वो गाना ये था, मेंढा तो है रब खो गया। तो मैंने उसका गाया हुआ था पूरा एक ऑर्डर गाने का। अब मैं सुन रहा हूँ कि मेरे गाने भी मैं कोरस कर रहा हूँ, मतलब इसको कोई और आके गाने वाला है। तो स्टूडियो में प्रीतम दा के साथ पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक जी, क्योंकि पंकज जी की वो डायरेक्टोरियल थी, फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी उनकी एज एन डायरेक्टर। इतने में वो मेन सिंगर आ गए 12:30 बजे तक। तब तो हमारा कोरस भी नहीं हो रहा था, हम सबसे, हम कोरस के लायक भी नहीं थे। तो प्रीतम सर ने बोला कि चलो कोरस पैकअप करते हैं, सिंगर आ गए, इनसे गवा देते हैं। हम अपनी बाइक उठाई और चले गए स्टूडियो, फिर से वही आलाप बंदा। तो 5 बजे मुझे फिर बॉबी का फ़ोन आया, शायद कहाँ हूँ? मैं कहा जी मैं यहाँ हूँ आदर्श नगर में। कि ठीक है आप आ जाओ। मुझे लगा कि ठीक है अभी कोरस करेंगे फिर से। जैसे भी कृष्णा स्टूडियो काफ़ी मतलब स्पेशियस प्लेस है। तो जैसे मैं मेन गेट में बाइक से एंटर हुआ तो सब लोग बाहर खड़े थे, इवन शाहिद कपूर वाज देयर, पंकज जी, सुप्रिया जी, प्रीतम। बाइक को बंद ही नहीं होने दिया उन्होंने। उसको शायद जल्दी 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 बाइक पार्क कर। प्रीतम दा मुझे हाथ पकड़ के पंकज जी के पास लेके गए, सर ये शाहिद है। तो पंकज जी ने वो काके यार की गाया था गाना। मैं तो गाया नहीं अभी तक। जो कहता आपने जो पहले गाया हुआ वही कि वो सिंगर से हुआ नहीं, आप ही गा दो ये फाइनल। मुझे एनजाइटी शुरू हो गई, पसीने आ गए। क्या तू ही गाएगा ये गाना? मैं कहा सर आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बोला मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है? तो वो एक वाकया वाकई बहुत ही मेरे लिए वो था बड़ा। उस समय रब्बा भी नहीं आया था, मतलब उसी फिल्म का तो गाना था, वो सेम फिल्म का। तो मैं गा रहा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे, मैं गा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना घबरा गया। तो प्रीतम दा समझ गए कि ये नर्वस हो गया है। तो बोले ठीक है हम अपने स्टूडियो में कर लेंगे, डोंट वरी, शायद तुम रेस्ट करो जाके, कल मिलते हैं। मैं रेस्ट थोड़ी कर रहा था, मैं हॉस्पिटल चला गया। मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के सुलाया 1 घंटे। बोला इतनी घबराहट कैसे होगी भाई? मैंने कहा जी वो फिल्म में गाना मिल गया जी। तो ये कहानी थी। फिर इक्वली के टाइम पे भी मैं जब गा रहा था तो एक टेक में फाइनल हो गया था गाना, लेकिन अमित त्रिवेदी सर ने मुझसे कहा कि यार एक बार वो गाते हैं, एक बार।
6-7 बार गाया। मैंने कहा यार गाना हो ही नहीं रहा है, मतलब मैंने कहा अमित सर कुछ भी अच्छी लाइन नहीं आ रही क्या इसमें? कह रहे भाई आए डबिंग रूम में, गले लगाया मुझे, बोला वो टेक तो फर्स्ट भी कर दिया आपने, आप जो हर बार जो गा रहे हो ना हम उसका आनंद ले रहे थे, हर बार कुछ नया लेके गा रहे हो, आप नई चीज़ कर रहे हो, तो वी आर एंजॉइंग योर सॉन्ग। तो ये कहानी किससे हर बार होती रहती है। अच्छा, एक गुंडे फिल्म का एक गाना है साइयाँ, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने उसको इतना सुना है, जैसे हमने पुराने टाइम में बोलते थे कि रील घसा दी उसकी, है ना, अरे बार बार वाह। सुन सुन के उसकी रील घिस गई। उसके पीछे क्या कहानी है, वो इतना मिठास क्यों है उस गाने में, या वो मेरे को इतना अच्छा लगता है? वो गाना सोहेल ने इतना अच्छा कंपोज किया है, सोहेल सेन कंपोजर हैं इस गाने के, और इतनी फ्रीडम मिली है उस गाने को बनाते वक्त, क्योंकि मुझे सोहेल बार बार बुलाते थे शायद इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा लिरिकली चेंज हुआ है, इरशाद कामिल जी ने उसको लिखा था। तो उस गाने को मुझे बार बार रीडअप करने का मौका मिला। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि वो गाना मेरी वॉइस में रहेगा, बिकॉज सोहेल ने मुझे उससे पहले मेरे ब्रदर की दुल्हन में गवाया था गाना, दो धारी तलवार, तो एक बॉन्डिंग थी हमारी अच्छी। तो उन्होंने कहा शायद इतना अच्छा गा दो कि तुमसे अच्छा कोई लगे ना किसी को। तो आदित्य चोपड़ा बार बार आके सुनते थे, तो हम यशराज स्टूडियो में बैक टू बैक वहीं पे उस गाने को हम लोग करते थे। तो कभी एक्टर आ जाते थे उस फिल्म के, जैसे कभी रणबीर सिंह आ गए, कभी प्रियंका आके सुन लेती थी, कभी अर्जुन आ जाते थे, कभी आदित्य। तो बोलो भी क्या चेंजेस किया, सुनाओ सुनाओ, तो सुनते थे, मैं साइड में खड़े रह के सुनते थे, मैं कहा, मेरा गाना सुन रहे हैं लोग। पर उनके मन में था कि वो ये गाना राहत साहब से गवाएं। मैं सोहेल को बोलता, मैं सोहेल यार कुछ करो यार इसमें यार। और नहीं आप अच्छा गा रहे हो, देखेंगे, अल्लाह पे यकीन रखो। तो अली अब्बास ज़फ़र भी आते थे, बोला राहत साहब ने गाना भेजा नहीं अभी तक डब करके। तो वो राहत साहब बिज़ी थे कहीं पे, और उनके बिज़ी होने की वजह से उनको मेरी आवाज़ में रखना पड़ा गाना। मेरे नसीब में था वो गाना, और मैं बड़ा खुश था। तो बहुत लंबा गाना है, एडली भी है उसमें। कल मीरा तड़पी कान्हा को, सब लाज समाज गवाई रे, अब प्रेम में तड़पन तरसन की, है बारी कान्हा की आई रे, मोरी जान गई ओ तोरा खेल हुआ, मुझसे मैं रूठा, मुझ में मैं टूटा, मुझको मैंने इश्क वफा में खुद ही है लूटा, लुट लुट के जीना है मरना बांके यार बिना साइया, हुण मैं की करा साइया, जी लाया मरा साइया, रब मुझसे खफा साइया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा ये बेस्ट गाना है शाहिद भाई। थैंक यू सो मच। फिल्म फेयर नॉमिनेशन में आपका एक गाना कुड़मई। हाँ जी, और करण जौहर साहब की जो फिल्म थी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, अगेन इसमें प्रीतम सर, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, और बाकी सब बड़ी अच्छी स्टार कास्ट, रणबीर आलिया, तो सब मिल के ही गाना बनता है। तो आई एम ए प्लेबैक सिंगर, और लोग काम को सराहते हैं। आप नहीं, आपके साथी को मिला, एक ही बात है, वो भी बिल्कुल, भाई है अपना। बिल्कुल। अच्छा, एक मन मर्जियाँ का गाना आपका दरिया, वो भी काफ़ी फेमस जी रहा, जी जी। उसके बारे में कुछ बताओ, उसका कैसे क्रिएटिव प्रोसेस रहा? दरिया फ्रॉम मनमर्जिया, उसमें 2 गाने थे, सच्ची मोहब्बत, कच्ची रह गई, उसमें जोनीता और मैंने गाया था, और ये दरिया मैंने और एमी विर्क ने गाया था। तो बहुत ही मकबूल हुआ था गाना, लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगेन शैली पाजी ने इसको लिखा है, शैली जिन्होंने उड़ता पंजाब में, ओके। हंस नचले और चिट्टा वे, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। वही अमित त्रिवेदी साहब जहाँ पे हैं वहाँ पे कुछ जादू हो जाता है। अच्छा, जो नए सिंगर बनना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर है, जिनका सपना है कि वो भी आपकी तरह एक, है ना, बड़े सिंगर मिले, उनको प्लेटफार्म मिले, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं कौन हूँ सलाह देने वाला, बट अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं मार्गदर्शन। अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है वो यही है कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद अपने साथ रखो। सेकंड, अपने आप को कम मत समझो। थर्ड, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है।
आपको अगर लगता है कि आपको पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ और काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो आप वो बिल्कुल मत करना। चाहे कम में गुजारा कर लें, मुश्किल से गुजारा कर लें, लेकिन एक ही चीज़ पे अनुशासित रहें कि मुझे यही करना है, तभी वो कहीं ना कहीं आपके साथ हो क्लैरिटी जाए। के साथ। एग्जैक्टली। और संघर्ष तो आएंगे आएंगे। संघर्ष के बिना तो फिर आप सीख भी नहीं पाएंगे ना कुछ भी। एक जो टैप के नीचे आपने कभी देखा होगा, हैंडपम्प देखे आपने, हैंडपम्प्स, तो उसमें नीचे खड्डा हो जाता है, वो जो हैंडपम्प का जो ड्रॉप है ना, वो पड़ते रहता है उस पर पानी। वो पानी की बूंद से अगर खड्डा हो सकता है तो आपकी मेहनत से आपकी क्यों नहीं मेहनत हो से सकता? क्यों नहीं? अगर साहिद जी सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मैं बहुत ही बुरा पॉलिटिशियन होता क्योंकि राजनीति विज्ञान मैंने पढ़ी है और इंडियन फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर। जब मैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, तब मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहिए। पर मैं अभी जो मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा पॉलिटिशियन होता। ऑफर थे मुझे पार्टीज़ में जाने के लिए, एमपी एमएलएज के टिकट्स मिल रहे थे मुझे, बट मैंने कहा कि यार बड़ी मुश्किल से इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़े जिम्मेदारी वाला काम है पॉलिटिशियन जो बनना है। वो भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन इंसान नहीं है, बट वो एक मौसीकी और इनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डकोर डिसीजन वाला काम है। यहाँ पे इमोशंस से चलते हैं हम लोग, इनर लाइफ से। Exactly. वहाँ बाहरी हाँ, दुनिया से, बाहरी लोगों से, बाहर उनको बहुत manage जिम्मेदारी वाला करके काम है बहुत पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा संगीत है। अच्छा, किसी भी फील्ड में देखें अगर हम, जो तरक्की का जो ग्राफ होता है वो हमेशा जिगजैग होता है, ऊपर नीचे, कामयाबी फिर सेटबैक, कामयाबी सेटबैक। राइट। तो ये जो सेटबैक आते हैं, इनको कैसे हैंडल करते हो आप? उस समय साहिद कैसे उनका सामना करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, या पास्ट में खोए रहते हैं कि नहीं मैंने तो इतने गाए हैं, बहुत है? अब मैं लकी रहा हूँ कि हर साल मैं नॉमिनेट होता हूँ। मैं 2011 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। साल में एक गाना मेरा ऐसा ज़रूर आता है जो लोगों को नज़र में आता है कि ये गाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर साल आप किसी न किसी अवार्ड में नॉमिनेट हो रहे हो, लाइक रेडियो मिर्ची या बिग स्टार, स्क्रीन अवार्ड्स, तो आपको हौसला मिलती रहता है। तो मुझे इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है, हौसला दिया है, मेरे हर गाने को प्यार दिया है। तो मैं जैसे नॉमिनेशन में आता मुझे लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं Relevant गया हो। नहीं। हाँ, भले अवार्ड मुझे मिले ना मिले, या फिर वो पॉपुलरिटी जो एक सिंगर को मिलनी चाहिए मिले ना मिले, पर वो जो एक सराहना मिलती है अवार्ड नॉमिनेशन के ज़रिए, वहाँ मैं सर्वाइव कर जाता हूँ वहाँ पे। बहुत बढ़िया साहिद जी, आपसे बात करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कला फिल्म के गाने सुनिए, बहुत अच्छे गाए हैं मैंने। अमित त्रिवेदी सर का म्यूज़िक है और वेरियस लिरिसिस्ट हैं, जैसे अमिताभ भट्टाचार्य है, कौसर मुनीर एंड वरुण ग्रोवर, स्वानंद किरकिरे एंड अनविता दत्त जो डायरेक्टर, उन्होंने भी लिखा है। तो उसका गाना जाते जाते मैं सुना देता हूँ। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। बहुत बढ़िया साहिद भाई, बहुत बढ़िया। हमारे शो यूएक्स टॉक्स में आने के लिए Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। आपने अपना बिजी शेड्यूल में से इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। Thank you so हमारी much, सुनील। शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट सारे सफल रहें। जो आज की भागम भाग भरी जिंदगी में जो एक टेंशन है उसको म्यूजिक ही दूर कर सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, जो हम Thank सेवा कर रहे हैं जी। थैंक यू सो मच।